प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 के बारे में। और इसके बारे में जो कुछ भी बात बताई गई हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे सब लिखे गए हैं, उसको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो गलत होने की संभावना एकदम समाप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूत करता है। अनुच्छेद 16 एक तथा 2 में अवसर की समानता के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 3, 4 और 5 इसके अपवाद हैं। अनुच्छेद 16 एक तथा 2 के अनुसार देखिए, कह रहा है अनुच्छेद 16 एक और 2, ये दोनों अनुच्छेद जो हैं ये अवसर की समानता के बारे में बताते हैं, अवसर की समानता को प्रत्याभूत करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, उसके क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 15 से भी बृहद इसका क्षेत्र हो जाता है अनुच्छेद 16 का। अगर आप अनुच्छेद 15 के बारे में नहीं देखें तो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो भी सेगमेंट है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 16 का 3, 4 और 5 में कुछ अपवाद जुड़े हुए हैं, जो अपवाद यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी कह रहा है कि अगर राज्य कोई ऐसी नियुक्ति निकालता है, कोई ऐसी वैकेंसी निकलती है, या कोई ऐसा नियोजन या टेंडर होता है, तो वहाँ पे सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। यानी कोई भी उस नौकरी में भागीदारी कर सकता है। हाँ, उसका जो प्रारूप बना होता है उसमें भी आपको सबको समान रूप से जो उस योग्य होते हैं वो चले जाते हैं। आप भी ऐसा स्नातक स्तर की भर्ती निकले, आप कह दें हमारे समानता का हनन हो रहा है, हमें भी समान नहीं, योग्यता निर्धारित करना सरकार का काम होगा कि निर्धारित कर दें कि आपको एसआई बनना है तो आपके एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो यह आपकी योग्यता, आप कोई हाई स्कूल पास जा करके कह दें कि हमारे समानता का हनन हो रहा है, तो गलत होगा, चूँकि योग्यता निर्धारित करना सरकार का कार्य है। तो यहाँ पे नियुक्ति या नियोजन से संबंधित सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाती है। अनुच्छेद 16 एक में कहा गया, इस विषय में केवल धर्म, देखिए यहाँ पे बढ़ाया क्या गया, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, इतनी चीज़ें तो अनुच्छेद 15 में भी थी। अनुच्छेद 16 में उद्भव और निवास दो शब्द बढ़ा दिए गए के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का 2 कहता है, अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर किसी नागरिकों के भेद में मतभेद नहीं किया जाएगा, सबको समानता मिलेगी। ये अनुच्छेद 16(2) कहता है। अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। अवसर की समानता का अर्थ आहर्ताओं और मापदंडों से मुक्ति समाप्ति नहीं है। कह रहा है अवसर की समानता का अर्थ ये नहीं है कि आप जो मापदंड है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाए, नहीं, मापदंड रहेंगे। यानी जैसे आपको अगर टीचर बनना है तो आपके लिए बीएड करना या टेट करना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में आपके टीचटी पीएचडी की वैकेंसी आने लगभग 20,000। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हम उस वीडियो को बनाए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। टीचटी पीएचडी वैकेंसी के पूरे डिटेल हमने आपको बताया, कब वैकेंसी आएगी, क्या उसका प्रारूप है, सब कुछ उसमें बताया गया। तो यहाँ पे बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपको शिक्षक बनना है। अब वहाँ पे आपको शिक्षक बनना है तो आपके लिए बीएड, टेट या पीजी होना जरूरी है। अब आप कह दें कि नहीं, हमें समानता का अधिकार मिला है और हम निरक्षर हैं, हमें टीचर बना दो, तो कैसे बना सकता भाई? आपकी बॉडी फिटनेस नहीं है, आपकी लंबाई कम है, और आप कह देंगे मुझे दरोगा की वर्दी बहुत पसंद है, मुझे दरोगा की वर्दी दे दो, कैसे दे देगा? तो राज्य आपके जो अहर्ता है, जो मापदंड है, उसको सुनिश्चित करता है और उससे आपको मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, अवसर की समानता है कि आप उसमें भागीदारी कर सकते हैं, आप जाकर के उसका पेपर दीजिए, अगर क्वालिफाई होते हैं, आप उस लायक बनते हैं तो आपको अवसर मिलेगा, आप नौकरी करेंगे। चाहे वो आप किसी जात, धर्म, मजहब या किसी भी क्षेत्र, किसी भी लिंग के होंगे, आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य आवश्यक अर्हताओं एवं मापदंडों को निर्धारित कर सकती है। निर्धारित अर्हताओं में मानसिक योग्यता, जैसे कि निर्धारित अर्हता क्या हो सकती है, जैसे कि आपकी मानसिक योग्यता यानी आपका लिखित पेपर हो सकता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे कि आपका फिजिकल होता है, अनुशासन की कुछ चीज़ें जैसे कि आपका अनुशासनात्मक चीज़ें क्या है, नैतिक स्तर आपका देखा जाता है, जैसे उसमें लिखा रहता है कि आप का नैतिक स्तर क्या, आपको एक जब आपको जॉब मिलेगी, आप दरोगा बनेंगे, तो आप दरोगा बनने के बाद या आप पीसीएस बनेंगे तो पीसीएस बनने के बाद आपको वेरिफिकेशन लेना होता है। तो आप थाने से अपने वेरिफिकेशन ले जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई अनैतिक कार्य की ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए हमारा जो है एफआईआर रजिस्टर में हमारा नाम हो, इसलिए हम अनैतिक कार्य नहीं करते, या जनहित आदि को रखा जा सकता है।
ठीक है। तो कोई भी ऐसी एक टॉपिक, जो ऐसी चीज़ें जो आहर्ता के रूप में सरकार निर्धारित कर देगी, उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। आहर्ता पद की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पद की प्रकृति के अनुसार आहर्ता होगी। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल स्तर का अगर पेपर है और उसमें आप इस विषय विशेषज्ञता पूछना चाहेंगे, तो ये मनमानी ढंग की चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए जो जिससे जैसा पद होगा वैसे उसकी आहर्ता होंगी, वो निर्धारित किया जाता है, मनमाने ढंग से नहीं निर्धारित किया जाएगा। अनुच्छेद 16(1) केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में है, बल्कि नहीं है, बल्कि कहाँ कहाँ है, पदोन्नत में भी, पदच्युत में भी, वेतन, अवकाश, ग्रेजुटी, पेंशन आदि में भी लागू होता है। और यह प्रश्न कब पूछा गया? यूपी पीसीएस 1994 में ही पूछा गया। आप समझ सकते हैं तब पेपर का स्तर आज के पेपर के स्तर से हल्का होता था, तो अब कैसा पेपर पूछा जाएगा। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 से व्यापक है, क्योंकि यह दो अन्य आधारों उद्भव और निवास के आधार पर भी विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य के कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य के निवासी की अर्हता विहित कर दें। यह शक्ति के प्रयोग में संसद को लोक नियोजन यानी निवास संबंधी अपेक्षाएं अधिनियम 1957 पारित किया। इसके द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी अपेक्षा विहित करने वाली सभी विधियों को निरसित समाप्त कर दिया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर निर्योग्य नहीं माना जाएगा कि वह किसी राज्य विशेष का निवासी नहीं है, किंतु यह अधिनियम निम्न राज्यों पर उनके पिछड़ेपन के कारण लागू नहीं किया गया यथा जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम में न्यायालय ने नरसिंह राव बनाम आंध्र प्रदेश के बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह पूरे राज्य आंध्र प्रदेश में लागू नहीं था। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) तथा 2 का दूसरा अपवाद है। इसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए, यही आपका है जो इस समय पूछा जा सकता है, क्योंकि 10% का आरक्षण जो आया है वो आपसे पूछा जाएगा कि इसका बदलाव कहाँ पे करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 16(4) में इसका बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य जात के आधार पर विभेद कर सकती है, यानी वहाँ पे कहा गया जात धर्म के आधार पर विभेद नहीं करना, लेकिन यहीं पर राज्य को यह अधिकार दिया जाता है और जात के आधार पर विभेद कर सकती है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार क्या कहा जाता है, देखिएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के किसी नागरिक के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कराने से निर्वासित नहीं करेगा। कह रहा है कि अगर जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों को आगे लाने के लिए सरकार उन्हें आरक्षण दे सकती है। इसमें ये आपके उपबंधों को निर्वासित नहीं करेगा, मतलब ये आपके उपबंधों को कहीं ना कहीं खारिज नहीं करता है। इस प्रकार अनुच्छेद 14(4) के तहत राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। देखिए, ये क्या प्रश्न आप लिखा हुआ है, याद करिए। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है, ठीक है, तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है। बालाजी के मामले में केवल जात के पिछड़ेपन के निर्धारण का आधार मानने से इनकार कर दिया गया था, किंतु 1978 में गठित मंडल आयोग के मामले में यह अब निर्धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जात के आधार पर किया जा सकता है। जात भी एक सामाजिक वर्ग है। यदि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा तो उसे अनुच्छेद 14(4) के प्रायोजनों के हेतु पिछड़ा वर्ग होगा, किंतु सिर्फ आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग निर्धारण की कसौटी नहीं हो सकता। देखिए, अब ये बात आपकी बदल गई है, क्योंकि अब आर्थिक आधार पर भी आपको आरक्षण मिलता है। 10% सवर्ण आरक्षण जो दिया गया वो आर्थिक आधार पर दिया गया है। तो इस बात का धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, समापन होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। मंडल आयोग का मामला इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ अनुच्छेद 14(4) का एक प्रमुख वाद है। इस मामले में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश एच.एम. कानिया की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने 6:3 के अनुपात में अपना निर्णय दिया था, जिसके अनुसार पिछड़े वर्गों को दिया गया 27% आरक्षण क्या है, वैध है, किंतु पिछड़ों के
संपन्न वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। न्यायालय के अनुसार कह रहा पिछड़े में भी जो संपन्न उन्हें इसका यानी क्रीमी लेयर का एक प्रावधान लाया गया। न्यायालय के अनुसार प्रोन्नत के में आरक्षण अवैध होगा तथा कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 14(4) के तहत पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग तथा अधिक पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया गया, यानी दो वर्ग में पिछड़े वर्ग को बांट दिया गया है। जो ओबीसी की जाति है उसे दो वर्ग में बांट दिया गया है, एक तो पिछड़ा वर्ग और एक अधिक पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो जो पिछड़ा वर्ग है उस आरक्षण का अगर क्रीमी लेयर में आता है तो क्रीमी लेयर सुपर है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अति पिछड़े वर्ग को जो है उन्हें आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ बात कर रहे हैं अनुच्छेद 16(4) का 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए प्रोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है यदि उसकी राय में राज्य के अधीन की सेवाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह संशोधन इंदिरा साहनी के प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। अनुच्छेद 16(4) का 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसके द्वारा सेवाओं में आरक्षण में अग्रनयन के नियम को मान्यता प्रदान किया गया है। इसके अनुसार यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में से कुछ स्थान भरे नहीं जा सके तो उसे बकाया यानी बैकलॉग आरक्षित स्थानों को एक अलग वर्ग माना जाएगा तथा उसे आगे के वर्षों में एक अलग श्रेणी के रूप में भरा जाएगा। इसके लिए 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, चाहे भले ही वह 50% की सीमा से बढ़ जाए। अनुच्छेद 16(5) यह धर्म के आधार पर विभेद की राज्य को अनुमति देता है। इसके देखिए यहाँ पे धर्म के आधार पे भी राज्य विभेद कर सकता है, वहाँ पे किस पे हो गया? जात के आधार पे, यहाँ पे धर्म के आधार पे। इसके अनुसार राज्य द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान परिवर्तनीय होगा। कह रहा है कि अगर जैसे मान लो कि मंदिर है, अब मंदिर का निर्माण हो गया और तो वहाँ पे सरकार ये लगा सकती है कि मंदिर में जो पुजारी होगा वो ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, उसी तरह से जो मस्जिद बनती है तो मस्जिद में जो मौलवी होंगे वहाँ पे एक जो मौलवी सीखा होगा, जो मौलवी जानता होगा तो वही तो होगा जो धर्म ग्रंथ के बारे में जानता होगा। तो यहाँ आप कोई पंडित कहे कि हमें वहाँ पे बना दीजिए, क्या कहते हैं, मस्जिद का पुजारी बना दीजिए, और कोई मस्जिद का पुजारी जो है वो कहते हैं हमें मंदिर का पुजारी बना दीजिए, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ पे राज्य को ये अधिकार है कि धर्म के क्षेत्र में भी वो विभेद कर सकता है। तो ये थे अनुच्छेद 16। ठीक है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। आपको क्या काम करना, पॉइंटेड बुक्स इसको पढ़ना है, मुद्दे सारे समझ लिए, आप जितने बाद थे उसको समझ लिए। वीडियो क्लास में ये आपका और क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।